हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होगे और अपनी पढ़ाई भी प्रॉपर कर रहे होगे। तो हम लोग आज बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और मैं बता रहा हूँ बायोलॉजी में हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और चैप्टर 3 में कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। मतलब आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आप सोचिए कि हमारे आसपास कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और उन ऑर्गेनिज्म को सबको एक एक किंगडम में डिवाइड कर दिया। तो अब किंगडम में डिवाइड किया तो किस बेस से डिवाइड किया उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक थोड़ा सा पिछली चीजों पर हम नजर डाल लेते हैं। तो हमने क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक ही बार में आ गया था? नहीं, सबसे पहले कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था ये भी तो बताओ। बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में किसने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। बताओ जल्दी से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने? जल्दी बताओ। कार्ल्स लीनियस ने। किसने? कार्ल्स लीनियस। याद आया? कार्ल्स लीनियस, है ना? इस तरीके से लिखा होता था, कार्ल्स लीनियस। एक साथ है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्ल्स लीनियस ने। याद रखिएगा, है ना? फिर इसके बाद इसमें 2 किंगडम जो बने तो कौन कौन से थे 2 किंगडम? एक प्लांट था, एक एनिमल था। प्लांट एनिमल, ठीक है। और दिया किसने? क्या बोलते हैं, कार्ल्स लीनियस ने। किसने दिया था भाई? कार्ल्स लीनियस ने, ठीक है। ओके, सो देन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था बेटा? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। अर्नेस्ट हैकेल। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब अब यहां पर जो किंगडम बने 3 किंगडम बन गए। 3 देखो, प्लांट, एनिमल और एक तीसरा ऐड किया। कौन सा? प्लांट, किंग और एनिमल, और तीसरा ऐड किया प्रोटिस्टा। कौन ऐड किया? प्रोटिस्टा। तो किसने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन? अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है। इसके बाद आया था 4th किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो, प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा हो गया था। तो प्रोटिस्टा के बाद एक ग्रुप और ऐड किया, उसका नाम था मोनेरा। मोनेरा को ऐड किया किसने? अर्नेस्ट हैकेल ने। और टोटल बन गए 4 किंगडम। मतलब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया अर्नेस्ट कोपलैंड ने। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल्स लीनियस ने। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल ने। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? बताओ जल्दी से। अभी बताया कोपलैंड ने, है ना। इसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। वो किसने दिया? रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हम अभी आज तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं कि इन किंगडम को डिवाइड तो किया गया, क्लासिफाइड तो किया गया, पर किन बेसिस पर, किन कैरेक्टरिस्टिक्स पर। भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज रही होंगी इनको अलग अलग करने के लिए। तो वही प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके के चार्ट में, इस तरीके के टेबल में पहले ही बनवा चुका हूं, है ना। तो आज हम एक बार फिर से इसको देखेंगे। है ना। तो यहां पर मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं। तो प्रॉपर्टीज में ये सारी चीजें हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे। और यहां पर हमने ग्रुप्स के बारे में, किंगडम्स के नाम लिखे हैं। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। मतलब जो रॉबर्ट विटेकर भाई साहब आए थे, उन्होंने फंगी को ऐड किया था। किसको ऐड किया था? फंगी को। याद आया? हाँ, चलो अब देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा? कि वो कितनी सेल से मिला बना है। देखो, आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? बताओ। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कौन था भाई? सेल, है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से मिलकर बने हैं। तो अब यहां पर जो मोनेरा में रखे गए एनिमल्स, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स नहीं बोलेंगे हम, ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। तो मोनेरा में किन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया? अब प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? फंगी में किसको रखा गया? प्लांटे में, एनिमेलिया में। तो देखो, याद रखो बच्चों, जो मोनेरा और प्रोटिस्टा थे,
यहां पर सिर्फ एक एक सेल वालों को रखा गया। कितने सेल वालों को? एक एक सेल वालों, मतलब ऐसे लोग या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सेल होती है, जो एक सेल में ही अपना काम चलाते हैं, एक सेल से ही उनकी लाइफ चलती है। मतलब कौन होंगे? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ना। कौन होगा भाई? एक सेल वाला कौन होगा? बताना जरा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनको हम और अच्छा वर्ड देंगे क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखो मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया, या हम कह सकते हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? यूनिसेलुलर था। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि मतलब होता है बेटा वन, यूनि मतलब होता है वन, और सेलुलर मतलब सेल से बना हुआ, जो एक सेल से बना हुआ तो यूनिसेलुलर। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, तो इनको जो है बेटा बोला जाता है मल्टी सेलुलर। क्या बोला जाता है बेटा? मल्टी सेलुलर। इनको भी मल्टी सेलुलर, इसको भी बेटा क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेल का टाइप क्या है। व्हाट इज सेल टाइप? सेल टाइप का मतलब क्या होता है सर? सेल टाइप का मतलब बेटा होता है, देखो हमारे अर्थ में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो आपको पता है वो सेल से मिलकर बना है। तो सेल भी दो टाइप की मिलेंगी, या तो वो यूकैरियोटिक सेल होगी। कैसी होगी बेटा? या तो यूकैरियोटिक सेल होगी या प्रोकैरियोटिक सेल होगी। बात समझना, या तो यूकैरियोटिक सेल होगी या तो प्रोकैरियोटिक सेल होगी। तो सर ठीक है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल बता दिया, पर होता क्या है ये तो बताइए। अरे बताते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक सेल की पहले बात करेंगे हम। जो प्रो लिख देता हूं पहले, मान लो ये प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता हूं। तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसा सेल होता है बच्चा? प्रोकैरियोटिक सेल होता है कि जिनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। क्या होता है अब्सेंट? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। इसको हम और डीप से पढ़ेंगे। देखो कैसे अब्सेंट होता है। देखो एक्चुअल में मान लो ये कोई सेल है, ये क्या है बेटा? सेल है, पक्की बात। और इस सेल के अंदर ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन होता है। तो कुछ पढ़ो या ना पढ़ो सेल में, पर तीन चीजें हमेशा याद रखो: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी भी इंपॉर्टेंट है पर अभी इतनी चीजें तो पता ही होनी चाहिए। ये क्या है आपका? ये है आपका न्यूक्लियस। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। अब बस न्यूक्लियस, तो साइटोप्लाज्म का होता है ये इस तरीके से लिक्विड भरा होता है, सब्सटेंस भरा होता है, लिक्विड सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब बस सारा खेल इस न्यूक्लियस का है बच्चा। न्यूक्लियस में इसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सुनो, आप बस ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं है, ठीक है, तो हम बोल देते हैं वहां पर न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, बात सुनना ध्यान से फिर से। अगर इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो हम बोल देते हैं न्यूक्लियस अब्सेंट है। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलना, ये प्रेजेंट है तो हम बोल देते हैं कि वहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही? मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं तो वो अब्सेंट है न्यूक्लियस, और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो प्रेजेंट है। तो बस यही समझना, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है या हम दूसरे टर्म में बोले न्यूक्लियस अब्सेंट है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होंगी जिसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता हमको। आई बात समझ में? पूरा समझ में आया ना? बिल्कुल बेसिक्स बिल्कुल अंदर ले गया हूं, कैसे नहीं होता है। समझ में आई बात? अच्छा एक क्वेश्चन है आपके लिए, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा और आप कमेंट में बताओगे। इस न्यूक्लियस के अंदर जो सब्सटेंस भरा होता है उसका नाम क्या होता है? ठीक है, जल्दी से बताना। मैं इसका आंसर आज दूंगा ही नहीं, नेक्स्ट क्लास में देंगे इसका आंसर। तो यूनिसेलुलर, पता चल गया? सॉरी,
प्रोकैरियोटिक पढ़े थे ना। प्रोकैरियोटिक क्या होगा? ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस ना हो। तो यूकैरियोटिक क्या होगा? ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस हो, प्रेजेंट हो मतलब। तो बस हमको यही देखना है, सेल टाइप में बताना है हमको प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। तो याद रखना जो मोनेरा है ये सिर्फ होता है बेटा प्रोकैरियोटिक। बाकी इसके जितने भी हैं सब कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बात करेंगे बेटा न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस अभी अभी हमने देखा इसके अकॉर्डिंग, मतलब जो प्रोकैरियोट था उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट था और जो यूकैरियोट था उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो बस उसी के अकॉर्डिंग हमको बता देना है। अगर ये प्रोकैरियोट है तो यहां पर बेटा न्यूक्लियस अब्सेंट होगा। क्या होगा बेटा? अब्सेंट होगा। बाकी यूकैरियोटिक है तो प्रेजेंट होगा। देखो हर चीज बायो में एक दूसरे से रिलेट है, रिलेशन है कहीं ना कहीं। तो रिलेशन करके पढ़िए आप, रिलेट करके पढ़िए चीजें तो आसानी से समझ में आएंगी। तो इन सब में देखो यूकैरियोट है ना, तो इस वजह से न्यूक्लियस क्या होगा बेटा? प्रेजेंट होगा। ठीक है बेटा, ओके। ठीक, अब बात करते हैं सेल वॉल की। ये देखिए अब आपको समझ में आ गया कि देखिए कितने कितने अब डिफरेंस समझ में आने लगा ना, कैसे कैसे हम डिवाइड करें उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। देखो मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात करें, ये यूनिसेलुलर है, बाकी तीनों मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो यहां से इन दोनों में डिफरेंस बताना पड़ेगा, इन तीनों में डिफरेंस बताना पड़ेगा, है ना। फिर हमने दूसरी प्रॉपर्टी की बात की सेल टाइप की, तो ये प्रोकैरियोटिक था, ये यूकैरियोटिक था कि नहीं? मतलब ये दोनों अलग हो गए। अब इन तीनों में देखो अभी सेम सेम चल रहा है सारी चीजें। ठीक है, फंगी में यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रेजेंट है इसमें न्यूक्लियस। प्लांटे में मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक सेल है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मतलब अभी हम इन तीनों में डिफरेंस अभी क्रिएट नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए हम और प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? सेल वॉल की। तो सेल वॉल में हम देखेंगे बेटा कि आपको पता होना चाहिए सेल वॉल, बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए कि सेल वॉल किस में होता है, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि सेल वॉल ट्री में मतलब प्लांट्स में तो पाया ही जाएगा। कैसा भी प्लांट हो उसमें सेल वॉल तो होगा ही। बात समझ में आ गई? तो यहां पर प्लांट में हम लिख देंगे प्रेजेंट। क्या लिख देंगे बेटा? प्रेजेंट। और एनिमेलिया में क्या कर देंगे? अब्सेंट। एनिमेलिया मतलब एनिमल्स की जो सेल होती हैं, जो हम लोगों की सेल होती हैं। हम किससे, हम कौन है? एनिमल है ना। हम लोगों को किस में रखा जाएगा? एनिमेलिया में ही रखा जाएगा। तो हम लोगों में जो सेल है उसमें सेल वॉल नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? उसका भी रीजन है, क्योंकि जो सेल वॉल है वो किसी ना किसी एक पॉलीसैकेराइड्स या पॉली मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस से बनी होती है। पॉलीमॉलिक्यूल सब्सटेंस मतलब कोई ना कोई सब्सटेंस होगा जिसके पॉली हम मॉलिक्यूल्स लेंगे, कई मॉलिक्यूल्स को जोड़ के। यहां पर जो सेल वॉल बनेगी वो सेलुलोज की बनती है। तो वहां पर सेलुलोज कई उसके जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करके सेलुलोज का बनाया जाता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं। खैर, तो प्लांटे में जो सेल वॉल है वो किसकी रहती है? आप ये बताइए मुझे। प्लांटे में सेल वॉल रहती है सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। सब में अलग अलग पाई जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पर फंगी में बाद में देखेंगे, मोनेरा में पाई जाएगी, बिल्कुल पाई जाएगी। इसमें प्रेजेंट होगी। क्या होगी बेटा? प्रेजेंट होगी। और यहां पर मैंने बोला ना अगर सेल वॉल है तो किसी ना किसी सब्सटेंस की बनी होगी। तो ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन। ग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। बात समझ में आई? ठीक, अब प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में सेल वॉल अब्सेंट होगी। क्या होगी? सेल वॉल अब्सेंट होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब फंगी की बात करें तो यहां पर भी सेल वॉल क्या होगी बेटा? प्रेजेंट होगी।
और सेल वॉल प्रेजेंट होने के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या, किस सब्सटेंस की बनी होगी, बताओ बताओ जल्दी से। जो फंगी में जो सेल वॉल होती है वो होती है काइथिन सब्सटेंस की। किसकी बनी होती है? काइथिन की। और काइथिन एक कार्बोहाइड्रेट का कार्बोहाइड्रेटेड पॉली एटम, कार्बोहाइड्रेट के पॉली एटम्स को लेते हैं, पॉली मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, तो काइथिन बनता है। तो बात समझ में आ गई? ठीक, बस आप इनके नाम याद रखिए, किन सब्सटेंस से बनी है। अगर मोनेरा है तो वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। प्रोटिस्टा है तो वहां पर सेल वॉल है ही नहीं। फंगी है तो वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट है, काइथिन की बनी हुई है। प्लांटे है, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेलुलोज की बनी हुई है। एनिमेलिया है, यहाँ पर सेल वॉल अब्सेंट है। सेल वॉल क्या है? अब्सेंट है। अच्छा, सेल वॉल हम पढ़ तो रहे हैं, पर सेल वॉल होता क्या? देखो, हम लोगों ने अभी ये जो पढ़ा ना डायग्राम, इस डायग्राम में हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी। तो क्या होता है, कुछ सेल ऐसी होती हैं, मोस्टली जिन्हें बता दिया, उनमें आप देखेंगे इनमें एक आउटर कवरिंग और होती है, ऊपर से एक आउटर कवरिंग और होती है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। आपको समझना हो, इजी टर्म में ऐसे समझाता हूँ। सेल वॉल जैसे आपका घर होता है ना, तो घर में आपका कमरा होता है, तो जो कमरे का गेट है या जो कमरे की बाउंड्री है, जो कमरे की बाउंड्री है वो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। कमरे की बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, कमरे की बाउंड्री को क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। और जो हमारे घर की बाउंड्री है चारों तरफ से, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल। अब आई समझ में बात? अब बात फिट हो रही ना? हमारे जो कमरे की बाउंड्री वो सेल मेम्ब्रेन, और जो घर की बाउंड्री वो सेल वॉल। तो ऐसा देखिए, मोस्टली किन किन जगहों पर मिल रही है ये भी आपने देख लिया है ना, तो याद रखिएगा इस चीजों को। ओके, अब लास्ट में हमको पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि देखो, हमको अपनी बॉडी को चलाने के लिए या अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। भाई हम जीवित कैसे रहेंगे? हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना चाहिए ना। या देखो, न्यूट्रिशन मिलेगा कैसे? या तो हम न्यूट्रिशन किसी से लें, न्यूट्रिशन लेने का मतलब एक तरीके से भोजन लेना, भोजन पर आता है। देखो, न्यूट्रिशन हमको कहाँ से मिलता है? भोजन से ही तो मिलता है ना। तो हम भोजन हम किसी दूसरे से लें या हम अपना स्वयं बना लें, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम किसी दूसरे से ले लें या हम स्वयं बना लें भोजन। तो अब ऐसे भी लोग होंगे जो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे, लोगों का मतलब यहाँ से ऑर्गेनिज्म से मत याद रखना, ठीक है? लोगों का मतलब ऑर्गेनिज्म से। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो अपना स्वयं भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। तो बस यहीं से मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो जो भोजन स्वयं बना लें तो वो होते हैं भाई ऑटोट्रॉप्स। आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉप्स, है ना? तो ऑटोट्रॉप्स आपको पता है, प्लांट तो सबसे बड़ा ऑटोट्रॉप्स है, वो उसको तो हम तुरंत ही लिख देंगे क्या? ऑटोट्रॉप्स। और इंसान जो एनिमल है, ठीक है, न्यूट्रिशन लिख रहे हैं तो अच्छा एनिमल्स है कोई, तो उसके लिए प्लांट है मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसको ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। और वो किस तरीके का न्यूट्रिशन शो कर रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बात सुनो फिर से ध्यान से। देखो, अगर हम क्या है, हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं। हम क्या हैं? हम ह्यूमन की बात करें, हेट्रोट्रॉप्स हैं। अगर हम यही पूछें कि हम किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो हम शो करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बस बात समझ में आ गई? ओके, तो प्लांट अपना खाना स्वयं बनाता है इसलिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। हम किसी दूसरे से लेते हैं, आपने देखा ना, प्लांट से लेते हैं भोजन या एनिमल से लेते हैं, तो हम लोग क्या हैं? हेट्रोट्रॉप्स। तो हम शो करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कैसा बेटा? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आई बात समझ में? क्लियर? ओके, तो यहां देखिए, अब इसके बाद मोनेरा में अब आते हैं। तो मोनेरा में बेटा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, तो इसलिए हम यहां लिखेंगे ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। यहां पर हम क्या रखेंगे बेटा? यहां पर हम रखेंगे, देखो, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में भी सेम होता है। देखो, जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी क्या हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो ऑटोट्रॉपिक
कुछ होते हैं उनमें से और कुछ होते हैं हेट्रोट्रॉपिक, तो दोनों तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो यहाँ पर ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, तो ये भी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोनों शो करेगा, और हेट्रोट्रॉपिक। आई बात समझ में? इसके बाद बात करते हैं फंगी की। तो फंगी जो होता है बेटा, ये आपका होता है हेट्रोट्रॉपिक। कैसा होता है बेटा? हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है ना? तो इस तरीके से ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें से किसी के बारे में बोल दे कि लिखो प्लांटे के बारे में, लिखो प्रोटिस्टा के बारे में, तो बस आप ये प्रॉपर्टीज याद करके उठा के लिख दीजिएगा। मान लो मैंने पूछ दिया राइट अबाउट द प्रोटिस्टा, व्हाट इज प्रोटिस्टा, तो आप क्या बता सकते हो? प्रोटिस्टा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म which are strictly eukaryotic, which are strictly eukaryotic. So अगर ये यूकैरियोटिक है तो इसलिए so न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, अगर यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, है ना? एंड सेल वॉल इज एब्सेंट, और सेल वॉल कैसी होगी? प्रेजेंट होगी, सॉरी एब्सेंट होगी, सॉरी एब्सेंट होगी। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटिस्टा इज ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, मतलब ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है या हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। बात समझ में आ रही ना? इस तरीके से बना पाओगे? ठीक है, तो होमवर्क आपका सुनिए, इन पांचों के बारे में इस तरीके से जैसे मैंने बताया ना, एक एक पॉइंट करके 5 पॉइंट बना के लिखिए और उसको याद कीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, तो आपका आज की क्लास बिल्कुल ख़त्म है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको पढ़ाना मेरा अच्छा लग रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।